बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम बहुत बेसिक टॉपिक पे बात करेंगे कि सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स क्या होता है। पहले जिसकी ज्योमेट्रिक वाली कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मैं रिवाइज़ करता हूँ और फिर उसके बाद हम कुछ जो कम्प्लेक्स सर्किट्स हैं उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के मेथड सीखेंगे। तो सीरीज़ कम्बिनेशन में हम ये कहते हैं कि व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड then such a combination of resistors is called series combination of resistors। यानी जब रजिस्टर एंड टू एंड कनेक्ट हो रहे हों ऐसे कम्बिनेशन को हम सीरीज़ कम्बिनेशन कहते हैं। या आप ये बात भी याद रख सकते हैं कि सीरीज़ कम्बिनेशन ऐसा कम्बिनेशन होगा, सपोज करें मैंने एक सर्किट बनाया जिसमें 3 रजिस्टर लगे हुए हैं R1 2 3। अगर इसमें मैं करंट का फ़्लो बनाऊँ तो मुझे ये बताएं कि इन तीनों रजिस्टर में से करंट सेम फ्लो कर रहा है डिफरेंट फ्लो कर रहा है? सेम करंट फ्लो कर रहा है। सेम करंट क्यों फ्लो कर रहा है कि करंट के फ्लो करने का वन क्लोज पाथ है ना, यानी एक ही क्लोज पाथ है। तो आप यूँ भी बात याद रख सकते हैं कि ऐसे रजिस्टर्स सीरीज़ में होते हैं जिनमें सेम करंट फ्लो करता है। यानी ऐसे रजिस्टर सीरीज़ में होंगे, एक तो हम ये कहते हैं जो एंड टू एंड कनेक्ट हो रहे हो, ये तो डेफिनेशन की हद तक है। प्रॉपर कंसेप्ट ये है कि ऐसे रजिस्टर सीरीज़ में होते हैं जिनमें क्या फ़्लो करेगा, सेम करंट फ्लो करेगा। वो सारे किस में होंगे, सीरीज़ में होंगे। तो सपोज़ करें इस बैटरी की वोल्टेज V है, इन सारे रजिस्टर में करंट क्या फ़्लो कर रहा है, सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो सीरीज़ कम्बिनेशन की पहली प्रॉपर्टी होती है कि सीरीज़ कम्बिनेशन में जितने भी रजिस्टर्स होते हैं सब में करंट क्या फ़्लो करता है, सेम फ्लो करेगा। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V1 होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V2 होगा, इसके क्रॉस क्या होगा, V3 होगा। अब हम कहते हैं कि इन सब के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो डिफरेंट होगा। पोटेंशियल ड्रॉप इन सब का कब डिफरेंट होगा, जब इन सब की रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी। ये बात याद रखनी, इन जनरल रेजिस्टेंस डिफरेंट ही होती है। तो सब के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप वर्ड बोलें या पोटेंशियल डिफरेंस के, एक ही बात है। जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा या पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोड्यूस होगा वो सब रजिस्टर के क्रॉस डिफरेंट होगा। किस कम्बिनेशन में, सीरीज़ कम्बिनेशन में। और इसकी कंडीशन एक ये याद रख लें कि अगर इन तीनों रजिस्टर की रेजिस्टेंस सेम हो तो फिर इन सब के क्रॉस पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम ड्रॉप होगा। लेकिन इन जनरल क्योंकि रेजिस्टेंस डिफरेंट होती है इसलिए हम कहते हैं सब के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो V1 नॉट इक्वल टू V2 होगा और नॉट इक्वल टू क्या होगा, V3 होगा। और इन सब जितने भी सीरीज़ कम्बिनेशन में रजिस्टर लगे होंगे उन सब के अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप का सम कर लें ना, यानी इन सब के पोटेंशियल ड्रॉप का अगर हम सम कर लें तो बैटरी के पोटेंशियल के वो इक्वल आ जाएगा। यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। अगर और भी होते तो सब का सम जो होगा वो बैटरी के पोटेंशियल के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो हमें ये समझ आ गया कि इस सर्किट में करंट सेम फ्लो करेगा और अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी तो पोटेंशियल भी इनके क्या होंगे, डिफरेंट ही होंगे। अगर हम इसका फार्मूला प्रूव ही करना चाह रहे हैं तो देखें V इज़ इक्वल टू IR होता है ना। अब हम लिख सकते हैं V1 और R के साथ R1 लिख देंगे। I के साथ 1 या 2 इसलिए नहीं लिख रहा कि इन सब रजिस्टर में करंट तो क्या फ़्लो कर रहा है, सेम फ्लो कर रहा है। इस तरह अगर मैं बच्चों V2 की बात करूं तो V2 किसके इक्वल हो जाएगा, IR2 हो जाएगा। इस तरह V3 की अगर हम बात करें तो V3 किसके इक्वल हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। इन V1 V2 और V3 की वैल्यूज़ को आप लोगों ने अबव इक्वेशन में पुट कर देना। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 कह दें। अगर आप इसको कोई नंबर देते हैं ना तो आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इन वैल्यूज़ को अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो योर V इज़ इक्वल टू हो जाएगा, V इक्वल टू बन जाएगा IR1 प्लस क्या हो जाएगा, IR2 और प्लस क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। अब V बच्चों जो है इस बैटरी का पोटेंशियल है और इस V की वजह से इस सर्किट में करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इस V को हम लिख सकते हैं, ये जो टोटल पोटेंशियल होगा बैटरी का, इसको जब हम लिखेंगे तो I इंटू RE लिखेंगे। यानी V की जगह पर I इंटू RE लिखेंगे और RE यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो बेसिकली जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, इस पूरे सर्किट की जो नेट रेजिस्टेंस होगी ना, या इस पूरे सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस होगी उसको हम किससे डिनोट करते हैं, RE से डिनोट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर टोटल पोटेंशियल लिखते हैं तो उसके साथ आप लोगों ने सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस ही लिखनी है। करंट तो पूरे सर्किट में सेम है। इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो V की जगह पर अब हम क्या लिखेंगे, IRE हो जाएगा।
इनटू इस राइट साइड पे। अब बच्चों अगर हम I को कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, ये I से कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट का जो फार्मूला बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि सीरीज़ में जितने भी रजिस्टर्स लगे हुए हों, इस फार्मूला से हम उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। अब वो कह रहा है कि आप लोगों ने शॉर्टकट के लिए याद रखना है कि फॉर n इक्वल रजिस्टर्स, फॉर n इक्वल रजिस्टर्स, n कोई भी नंबर है और अगर आपके पास नंबर ऑफ रजिस्टर्स लगे हुए हों और सब की रेजिस्टेंस सेम हो, फॉर n इक्वल रजिस्टर्स, तो फिर वो कह रहे हैं कि R इक्विवेलेंट को आप इस फार्मूला यूज़ करने के बजाय इस सिंपल फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो R इक्विवेलेंट उसका फार्मूला बन जाएगा n इंटू R हो जाएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सपोज करें आपका MCQ ये आ गया है कि यू हैव 10 रजिस्टर्स, आपका 10 जो है वो रजिस्टर्स हैं, ठीक है, आपका 10 रजिस्टर्स हैं और हर रजिस्टर की रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम है, और आपसे ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने इन सारे रजिस्टर को सीरीज़ में लगाया हुआ है। आपका 10 रजिस्टर्स हैं, हर एक की रेजिस्टेंस 2 ओम है और आप लोगों ने इनको सीरीज़ में कनेक्ट किया है, तो आपसे R इक्विवेलेंट पूछ रहा है कितनी होगी। एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर आप 10 टाइम लिखें, 2 ओम 2 ओम 2 ओम, और इसको कितनी दफ़ा लिखें, 10 रजिस्टर हैं तो 10 टाइम लिखें। और दूसरा तरीका ये है कि आप ये वाला शॉर्टकट अप्लाई करें। शॉर्टकट कब अप्लाई होगा, फॉर n इक्वल रजिस्टर्स, यानी n नंबर ऑफ रजिस्टर्स, लेकिन अगर सब की रेजिस्टेंस सेम होगी तो फिर हम इस फार्मूले से डायरेक्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, बजाय इसमें हम उसको बार बार लिख रहे हो ना। तो अगर इसी फार्मूले में मैं वैल्यूज पुट करूँ तो n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं वो कितने हैं, 10। R जो है उन रजिस्टर में से किसी एक की रेजिस्टेंस है, क्योंकि सबकी रेजिस्टेंस तो सेम है, तो R की जगह पर आप लोगों ने 2 लिख देना है, तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20 ओम बन जाएगा। तो ये मैं बात कर रहा हूँ कि इस केस के अंदर R इक्विवेलेंट जो होगी वो 20 ओम होगी। आप चाहें तो इस फार्मूला से भी कैलकुलेट करें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20 ओम ही बनेगी। तो ये चंद सिंपल सी बातें मैट्रिक वाली मैंने रिवाइज़ करवाई हैं कि सीरीज़ कम्बिनेशन में जितने भी रजिस्टर लगे होंगे सब में करंट सेम होगा, सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंट पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो डिफरेंट होगा अगर सबकी रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी। देखें ना, जो पोटेंशियल है वो करंट के साथ साथ रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना। करंट तो सब में सेम है, तो V सब में क्यों डिफरेंट है, सबकी रेजिस्टेंस डिफरेंट है ना। अगर सबकी रेजिस्टेंस भी सेम हो जाए तो फिर सबके क्रॉस पोटेंशियल भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। लेकिन इन सब के क्रॉस जितना भी पोटेंशियल होगा, इन सब के पोटेंशियल का इंडिविजुअल सम जो होगा वो बैटरी के पोटेंशियल के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फिर एंड पे आपको आइडिया होगा कि इस फार्मूले से हम R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपका नंबर ऑफ रजिस्टर लगे हुए हो तो इस n इंटू R के फार्मूले से भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि जितने भी रजिस्टर्स लगे हुए हों, एक तो सीरीज़ में लगे हुए हों और दूसरा उन सब की रेजिस्टेंस को मस्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब अच्छा हम बात करते हैं पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की ना। पैरेलल कम्बिनेशन में जो रजिस्टर्स होते हैं दे आर कनेक्टेड बाय साइड। हम बोलते हैं कि इसमें रजिस्टर्स साइड बाय साइड कनेक्ट हो रहे होते हैं। यहाँ पर भी वही अजम्पशन आप लिख लें कि आपका 3 रजिस्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस डिफरेंट है। कि 1 2 3 लिखने का मतलब ये है कि इनकी रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी। इनको आप लोगों ने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। आप एक चीज़ नोट करें, सपोज करें इस बैटरी का पोटेंशियल V है, तो पोटेंशियल V का मतलब ये होगा कि अगर हम इस माइनस को 0 वोल्ट अज्यूम करते हैं ना, तो प्लस फिर किस पोटेंशियल पे होगा, V पोटेंशियल पे होगा। इसको मैंने कि नेगेटिव का मतलब अगर हम 0 वोल्ट लेते हैं तो प्लस का मतलब फिर V होगा, क्योंकि V माइनस 0 करेंगे तो V उस बैटरी का पोटेंशियल आ जाएगा। ये तो कनेक्टिंग वायर्स हैं ना, जो कनेक्टिंग वायर्स होती हैं उनकी रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट करते हैं। कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करने का मतलब ये है कि हम ये कहते हैं कि इसके अंदर कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं आ रहा। तो इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल V है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा, V ही होगा। अगर इस पॉइंट का 0 है तो आगे कनेक्टिंग वायर्स लगी हुई है ना, कनेक्टिंग वायर में तो मैंने आपको बताया पोटेंशियल चेंज नहीं होता, तो इसका पोटेंशियल भी 0 होगा। अब पैरेलल की पहचान ये होती है सर्किट में। सीरीज़ की क्या मैंने पहचान बताई है कि अगर करंट सेम गुजरेगा तो वो सीरीज़ में होंगे। पैरेलल की आप लोगों ने सिंबल ये याद रखनी है। देखिए ये वाला जो रजिस्टर है इसके लेफ़्ट साइड पे पोटेंशियल V, राइट साइड पे पोटेंशियल 0। R2 को ज़रा देखो, इसके लेफ़्ट साइड पे V, राइट साइड पे 0।
R3 को देखो, इसके लेफ्ट साइड पे V, राइट साइड पे 0। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, ये पोटेंशियल डिफरेंट है, डिफरेंट पोटेंशियल है, क्योंकि इसके इस तरफ पोटेंशियल सेम है, सॉरी, इन सब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंट सेम आ रहा है, क्योंकि इसके इस तरफ V है, इस तरफ 0 है, इसके भी इस तरफ V, उस तरफ 0, इसके भी इस तरफ V, उस तरफ 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? V माइनस 0, तो V माइनस 0 कितना होगा? V होगा। इसका मतलब ये कि पैरेलल सर्किट में जितने भी रजिस्टर्स लगे होंगे उन सब के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा, एक तो वो सेम होगा, ये आपको आइडिया हो गया ना। इसका पोटेंशियल V1, V2, V3 वो सेम है सबका, और कैसे निकाल रहे हैं? V माइनस 0, और वो एक्चुअली किसके इक्वल आ रहा है? बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल आ रहा है। तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल आपस में सेम होंगे, और उसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? V की इक्वल लिख सकते हैं। एक बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट मैट्रिक वाला आप लोगों ने याद रखना है कि पैरेलल सर्किट में किसी भी रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल होगा। तब उम्मीद आपको ये कंसेप्ट समझ आ चुका होगा कि बैटरी के इक्वल हम उसको क्यों ले रहे होते हैं। अब देखें करंट की जहाँ तक बात है, सीरीज़ में ज़रा देखें ना, क्या ये बात सीरीज़ में अप्लाई होगी? अगर इसका पोटेंशियल V है, इसको मैं 0 वोल्ट कहूँ, इसको V कहूँ ना, तो यहाँ से पोटेंशियल इस पॉइंट का तो V होगा, और इस पॉइंट का कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा। अब इस पूरी वायर के क्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस V इंटू 0 V की इक्वल है, लेकिन इस रजिस्टर और इस रजिस्टर के क्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंट होगा ना, क्योंकि जो आप इस तरफ जाते जा रहे हैं पोटेंशियल V है ना, पोटेंशियल कम होता जा रहा है, और इस पॉइंट पर आकर पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो इन सब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंट होगा। लेकिन पैरेलल में आप देख लें, जिस मर्ज़ी के क्रॉस देखें पोटेंशियल जो होगा वो बैटरी के ही पोटेंशियल की इक्वल आ रहा है। रहेगी बात करंट की, यहाँ पर देखें ना, करंट के फ्लो करने का सिंगल क्लोज पाथ था, जिस वजह से करंट पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो इस जगह पर अगर आप आ जाएंगे ना, यहाँ पर अगर आप आ जाएंगे तो इस जगह पर करंट के फ्लो करने के डिफरेंट पाथ है, एक ये वाला पाथ है, एक ये वाला पाथ है, एक ये वाला पाथ है। तो जब करंट को डिफरेंट पाथ अवेलेबल होंगे तो ये याद रखना है कि वो सीरीज़ की ब्रांच फिर नहीं होगी। अब ये ब्रांचेस तीनों आपस में किस में? पैरेलल में हैं, क्योंकि यहाँ पर करंट के फ्लो करने के डिफरेंट पाथ हैं, और यहाँ पर करंट किस फार्मूला के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा? इस रिलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा कि जिस तरफ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उस तरफ करंट कम फ्लो करके जाएगा, और जिस तरफ रेजिस्टेंस कम होगी मीन उस तरफ करंट ज़्यादा फ्लो करके जाएगा। इसका मतलब ये कि यहाँ पर करंट अगर I आ रहा है तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। इस तरफ करंट अगर I1 जाता है, इस तरफ I2 होगा, और इस तरफ I3 होगा, और यहाँ पर जाकर दोबारा ये करंट कंबाइन होंगे, और वापस ये करंट किसके इक्वल हो जाएगा? I के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ करंट किस रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा? वो ये लिखा हुआ है कि जिस रजिस्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उस तरफ करंट कम फ्लो करके बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये जो टोटल करंट I है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है? 3 ब्रांचेस थी, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो हम लिख सकते हैं करंट I जो होगा वो इक्वल होगा I1 प्लस I2 और प्लस I3 की इक्वल होगा। और अगेन यहाँ पर आकर वो I1, I2 और I3 मिले हैं, तो टोटल करंट I के ही इक्वल हो चुका है। इसको अब चाहें तो इक्वेशन का नाम दे लें, 1 कह लें। अब देख लें, हमें समझ आ गया कि अगर इनकी रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी तो इनमें करंट जो होगा वो डिफरेंट वे से डिवाइड होगा। लेकिन अगर इन तीनों की रेजिस्टेंस सेम हो जाए तो फिर हमें पता है कि रेजिस्टेंस सेम हो जाएगी तो फिर इन तीनों ब्रांचेस में करंट भी सेम फ्लो कर रहा होगा। बड़ी आसान सी बात है, मैट्रिक में पढ़ कर आए हैं। अब आप लोगों ने इस फार्मूला में इन चीज़ों की वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ रखा है V इक्वल टू IR होता है। इसको अगर मैं करंट की फॉर्म में लिख दूँगा तो I इज़ इक्वल टू V/R हो जाएगा। अगर मैं इस ब्रांच के लिए लिखूँ इसको तो I की जगह पर I1, R की जगह पर R1 हो जाएगा। पोटेंशियल तो सबका सेम है तो उसके साथ सिंबल 1 2 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। नीचे वाली ब्रांच के लिए अगर I2 करंट लिखें तो I2 किसके इक्वल हो जाएगा? V/R2 लिख देंगे। इसी तरह अगर थर्ड ब्रांच के लिए I3 लिखें तो वो V कौन सा हो जाएगा? R3 हो जाएगा। अब I जो है वो टोटल सर्किट का करंट है ना, I जो है वो तो इस पूरे सर्किट का टोटल करंट है। अगर उसके लिए फार्मूला लिखना चाहेंगे तो I इज़ इक्वल टू V, तो वही बैटरी का पोटेंशियल होगा। ये टोटल करंट है तो उसके लिए फिर आपको टोटल रेजिस्टेंस लिखनी पड़ेगी। और अभी हम बात कर रहे थे कि किसी भी सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस को हम RE से डिनोट करते हैं। RE स्टैंड फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इन सारी वैल्यूज़ को आप लोगों ने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है।
पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। अगर इन वैल्यूज़ को मैं इस इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ तो I की जगह पर हम क्या लिख देंगे, V/RE इज़ इक्वल टू I1 की जगह पर लिख देंगे V/R1, I2 की जगह पर लिख देंगे V/R2 और I3 की जगह पर V/R3। तीनों चीज़ों की आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब देख रहे हैं राइट साइड पे आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है, V अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा और ये उसी तरह V/RE बन जाएगा। V से कैंसिल करें तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 एंड सो ऑन। मतलब जितने भी रजिस्टर्स होंगे आप लोगों ने सबके रेसिप्रोकल लेने हैं। अगर इस फार्मूले को हम फॉर 2 रजिस्टर्स के लिए लिखें ना, फॉर 2 रजिस्टर्स यानी अगर सिर्फ 2 रजिस्टर्स हों वो पैरेलल में लगे हुए हों तो फिर आप इस फार्मूले को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी, ऊपर हम उन दोनों का प्रोडक्ट लिख दें और नीचे हम उन दोनों का सम भी लिख सकते हैं। ऊपर प्रोडक्ट लिख देंगे, नीचे दोनों का सम आ जाएगा। और अगर इसी फार्मूले को फॉर n इक्वल रजिस्टर्स के लिए लिखें, जिस तरह अभी मैंने आपको सीरीज़ वाला क्वेश्चन करवाया ना, अगर उसी तरह इसको अगर फॉर n इक्वल रजिस्टर्स के लिए लिखें तो मैं ऊपर फार्मूला लिख देता हूँ। तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/n। यानी उसमें क्या था, सीरीज़ में R इंटू n था और पैरेलल में अगर इक्वल रजिस्टर लगे हुए हों तो फिर आप लोगों ने फार्मूले को R क्या लिख देना है, n लिख देना है। n यहाँ पर क्या होंगे, नंबर ऑफ रजिस्टर्स होंगे और R जो है होगी उनमें से किसी एक रजिस्टर की रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि हम ये बात ऑलरेडी कर चुके हुए हैं कि सबकी रेजिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। एक आप लोगों ने पैरेलल का फीचर ये भी याद रखना है कि पैरेलल सर्किट में जितनी रेजिस्टेंस आप इंक्रीज़ करते जाएंगे ना, मतलब ये 3 रजिस्टर 1 2 3, इसके साथ आप यहाँ पर एक और रजिस्टर लगा दें, यानी यहाँ पर आप लोगों ने एक और रजिस्टर लगा दिए, तो जितनी रेजिस्टेंस आप इंक्रीज़ करते जाएंगे पैरेलल कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उतनी डिक्रीज़ करती जाएगी। एक तो ये फीचर याद रखना है कि पैरेलल कम्बिनेशन में जितनी ज़्यादा आप रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उतनी डिक्रीज़ करती है। उसकी मैथमेटिकल रीज़न ये है कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आप ऐड करेंगे तो प्लस 1/R4 होगी, तो वह रेसिप्रोकल में लिखी जा रही है ना। तो रेसिप्रोकल में जितने ज़्यादा आप रजिस्टर्स ऐड करते जाएंगे इसमें उस पूरे कम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती जाएगी। सीरीज़ में ऐसा नहीं होगा। सीरीज़ के साथ आप लिख रहे हैं कि अगर सीरीज़ में हम यहाँ पर एक और रजिस्टर ऐड कर दें, R3 के साथ यहाँ पर एक R4 भी लगा दें, तो इस केस में उसकी जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। पैरेलल में क्योंकि रेसिप्रोकल में ऐड होती हैं इसलिए R इक्विवेलेंट डिक्रीज़ करेगी। सीरीज़ में क्योंकि सिंपल एडिशन हो रही होती है इसलिए अगर आप इसके अंदर एक और रजिस्टर ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। फिर एक और फीचर आप लोगों ने याद रखना है, जो पैरेलल कम्बिनेशन होता है, वैसे ये सारी बातें मैटर की हैं, जो पैरेलल कम्बिनेशन होता है उसमें जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है ना, उस सर्किट में जितने भी रजिस्टर लगे होते हैं उन सब रजिस्टर से उसकी वैल्यू स्मॉल ही होती है। यानी जो आपके पास पैरेलल कम्बिनेशन की R इक्विवेलेंट होती है उसकी वैल्यू सर्किट में जितने भी रजिस्टर्स लगे होते हैं सब रजिस्टर्स की इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी स्मॉल होती है। लेकिन सीरीज सर्किट की जो R इक्विवेलेंट होगी, सीरीज सर्किट की जो R इक्विवेलेंट होगी उस सर्किट में जितने भी रजिस्टर लगे होंगे सबकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से उसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर ही आ रही होगी। वो तो सिंपल सी बात है कि इसमें R इक्विवेलेंट इन सब के सम से निकलेगी, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू किसी भी इंडिविजुअल रजिस्टर की रेजिस्टेंस से क्या होगी, ज़्यादा होगी। और पैरेलल कम्बिनेशन की R इक्विवेलेंट जो होगी किसी भी इंडिविजुअल रजिस्टर की रेजिस्टेंस से क्या होगी, स्मॉलर आ रही होगी। अच्छा बच्चों, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये तो कुछ इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको रिवाइज़ करवाया। तो मैंने आपको एक चीज़ करवाई है कि फॉर n इक्वल रजिस्टर्स के लिए, फॉर n इक्वल रजिस्टर्स के लिए हम लोगों ने फार्मूले पढ़े हैं। सीरीज़ में आप लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा है R इक्विवेलेंट का वो NR था, ये सीरीज़ कम्बिनेशन के लिए था। और पैरेलल कम्बिनेशन के लिए इसका जो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है वो R/n था, ये पैरेलल कम्बिनेशन के लिए था। एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी, मैंने अभी आपको बताया कि सीरीज़ कम्बिनेशन में हम जितने ज़्यादा रजिस्टर्स लगाते जाएंगे रेजिस्टेंस उतनी इंक्रीज़ होती जाएगी, और पैरेलल कम्बिनेशन में जितने ज़्यादा रजिस्टर्स लगाएंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उतनी कम होती जाएगी। एक तो ये पॉइंट नोट कर लें। दूसरा ये भी याद रखें कि अगर आपको सपोज करें क्वेश्चन ये आता है कि आपको 4 रजिस्टर्स गिवन है,
ये आपको 5 रजिस्टर्स गिवन है, तो आप उन रजिस्टर्स को किस कम्बिनेशन में लगाएंगे कि आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड हो। तो आप लोगों ने याद रखना है, अगर आपको डिफरेंट रजिस्टर्स गिवन हो तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपको कब अप्लाई ऑब्टेन्ड होगी, जब आप उनको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। तो सीरीज़ में अगर हम रजिस्टर्स को लगाएं तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम ऑब्टेन्ड होती है। और अगर आपको डिफरेंट रजिस्टर्स गिवन हो 4, 5, 6 जो भी गिवन हो, और कहें कि इनको किस कम्बिनेशन में लगाएंगे कि रेजिस्टेंस मिनिमम ऑब्टेन्ड होगी, तो याद रखना है कि अगर रजिस्टर्स को हम पैरेलल कम्बिनेशन में लगाएंगे तो रेजिस्टेंस मिनिमम ऑब्टेन्ड होगी, और अगर हम उन रजिस्टर्स को सीरीज़ कम्बिनेशन में लगाएंगे तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम ऑब्टेन्ड होगी। एक तो ये बात याद रखनी है। मैं एक एमसीक्यू लिखता हूँ, इसको ज़रा देखें। कहते हैं सपोज कर लें यू हैव 5 रजिस्टर्स, आपके पास 5 रजिस्टर्स हैं, यानी आपके पास जो है वो 5 रजिस्टर्स हैं, और हर एक की रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास 10 ओम है। आपके पास 5 रजिस्टर्स हैं, हर एक की रेजिस्टेंस 5 ओम है, और क्वेश्चन उसका ये है कि ईच हैव अ रेजिस्टेंस, कि हर एक की रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम है। क्वेश्चन उसका ये है कि आप लोग इनको पहले सीरीज़ कम्बिनेशन में लगाएं और फिर आप इनको किस में लगाएं, पैरेलल कम्बिनेशन में कनेक्ट करें, और फिर इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की रेशियो बताएं। तो बच्चों क्वेश्चन दोबारा सुन लें। यू हैव 5 रजिस्टर्स ईच हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, और क्वेश्चन उसका ये है कि इन 5 रजिस्टर्स को पहले आप सीरीज़ में लगाएं और फिर आप इनको 5 को किस में लगाएं, पैरेलल कम्बिनेशन में लगाएं, और फिर इनकी आर सीरीज़ ओवर आर पैरेलल की रेशियो कैलकुलेट करें। आपका यूँ क्वेश्चन आ जाए, या आपका यही क्वेश्चन आ जाए 5 रजिस्टर्स हैं, हर एक की रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो आप इनकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस की मिनिमम रेजिस्टेंस साथ रेशियो कैलकुलेट करें, तो वही बात बनेगी, क्योंकि सीरीज़ में रेजिस्टेंस मैक्सिमम होती है और पैरेलल में रेजिस्टेंस मिनिमम होगी। तो ये आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। एक तो तरीका ये है कि आप अलहदा से सीरीज़ के लिए सॉल्व करो, फिर अलहदा से पैरेलल के लिए सॉल्व करो। हम इसका शॉर्टकट बना लेते हैं। कैसे शॉर्टकट बनेगा, हमें ये तो नज़र आ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स गिवन है और सब रजिस्टर की रेजिस्टेंस सेम है। तभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स गिवन हो और सब की रेजिस्टेंस सेम हो, तो उस केस में अगर आप उनको सीरीज़ में लगाएंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो n इंटू आर होगा, और अगर हम उनको पैरेलल में लगाते हैं तो उसका जो आंसर बनेगा वो आपका r/n हो जाएगा। r से कैंसिल हो जाएगा, n ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको डिफरेंट नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स गिवन हो और हर एक की रेजिस्टेंस अगर सेम हो, तो आपसे पूछे r सीरीज ओवर r पैरेलल की रेशियो बताओ, या उनकी r मैक्सिमम की r मिनिमम के साथ रेशियो बताओ, तो उसका आप किस फार्मूला से, n स्क्वायर के फार्मूला से ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से बड़ा आसानी से सॉल्व हो गया ना, r सीरीज़ ओवर r पैरेलल। इसका मतलब ये हो कि ये वाली जो रेशियो है ये किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स पे डिपेंड करेगी, इंडिविजुअल रजिस्टर की रेजिस्टेंस पे ये रेशियो डिपेंड ही नहीं करती। ठीक होगी बात। n स्क्वायर से आप निकाल लेंगे, n नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स हैं वो कितने गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर बाई 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 25:1 हो जाएगा। तो इस केस के अंदर r सीरीज़ ओवर r पैरेलल का जो आंसर बनेगा वो बच्चों आपका 25:1 की इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कुछ सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सपोज करें ये ट्रायंगल के अंदर 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, ये बहुत फेमस सर्किट है, और आपसे क्वेश्चन में कहता है ये जो AC इसकी साइड है ना, इस AC साइड के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। यूँ क्वेश्चन आ सकता है, ये यूँ क्वेश्चन आ सकता है, ये जो 3 ओम रजिस्टर्स है ना, इस 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएं। तो अब माइंड में इमेजिन करने एक बैटरी लगी हुई है, जो A पॉइंट है इस तरफ उस बैटरी का पोटेंशियल V कर लें, और जो B पॉइंट है ये वाला जो दूसरा पॉइंट है ना जिसके क्रॉस R इक्विवेलेंट बतानी, AC साइड के क्रॉस बतानी है ना, इसका पोटेंशियल आप 0 ज्यूम कर लें। जब भी आपको सर्किट सॉल्व करना शुरू करेंगे, A जो पॉइंट होगा उसका पोटेंशियल आप V लिख लिया करेंगे, दूसरा पॉइंट जिसके अक्रॉस R इक्विवेलेंट बतानी होगी उसका पोटेंशियल आप 0 लिख लिया करेंगे। ये हम इमेजिन करेंगे। अब यूँ समझने कि आप लोग अपने दिमाग में जिन 2 पॉइंट्स के दरमियान में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है ना, उनके दरमियान में आप लोगों ने इमेजिनरी बैटरी लगाई है। आपने इमेजिन किया है कि एक बैटरी लगी है, इधर हाई पोटेंशियल V, इधर क्या हो जाएगा 0। इमेजिन कर लें
जिन दो पॉइंट्स के दरम्यान में भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी। मैंने तो समझाने के लिए बना दी है ना, आप ना भी बनाएं तो ज़रूरी नहीं कि आप बैटरी बनाएं। माइंड में रख लें कि एक का पोटेंशियल V लिख लेना है और दूसरा जिस पॉइंट जिसके क्रॉस और इक्विवेलेंट दिखनी है उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अब बच्चों अब यहाँ से V वाली साइड से करंट का फ़्लो बनाओ। देखिए यहाँ से जब आप करंट का फ़्लो बनाओगे तो यहाँ पर आकर करंट डिवाइड नहीं होगा। अगर अपना लेक्चर का स्टार्ट ध्यान से सुना है तो मैंने आपको बताया जब करंट डिवाइड होगा तो वो कौन सी ब्रांच शुरू हो जाएगी, पैरेलल की। तो यहाँ पर करंट I डिवाइड हो रहा है। सपोज करते हैं इस तरफ करंट I1 आ गया, इस तरफ करंट I2 आ गया। यहाँ से करंट I1 इस 1 ओम में से कितना गुजरा, I1, यहाँ पर करंट आ गया। फिर यहाँ से करंट को और पाथ तो मिला को नहीं, यहाँ से करंट I1 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये जो I1 करंट इस तरफ आ रहा है, I1 करंट 1 ओम में से भी गुजर रहा है और I1 करंट किस में से, 2 ओम में से भी गुजर रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जिनमें करंट सेम गुजरता है वो आपस में किस में होते हैं, सीरीज़ में होते हैं। तो इसमें और इसमें करंट सेम गुजर रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में किस में होंगे, सीरीज़ में होंगे। और यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर करंट कौन सा पहुँचा, इधर से I1 आ गया और ऊपर से करंट इस जगह पर I2 आ गया और यहाँ पर आकर दोनों कंबाइन होकर वापस करंट I हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों रजिस्टर में से करंट क्या गुजरा है, सेम। और जिनमें करंट सेम गुजरता है वो किस में होते हैं, सीरीज़ में। तो क्या I1 करंट जो है इस 3 ओम में से गुजरा है, 3 ओम में से डिफरेंट करंट गुजरा है, और जिसमें डिफरेंट करंट गुजरेगा वो किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसमें इनको सीरीज़ में पहले सॉल्व करें और जो इन दो का आंसर आएगा वो इस 3 ओम के साथ किस में सॉल्व होगा, पैरेलल में सॉल्व होगा। 3 ओम क्यों पैरेलल में है, क्योंकि जब यहाँ से आप लोगों ने करंट का फ्लो बनाया है तो इसमें जो करंट गुजरा है वो इन दोनों में से जो करंट गुजरा है उससे डिफरेंट है, और जिनमें डिफरेंट करंट गुजरता है वो किस में होते हैं, पैरेलल में होंगे। तो इन दोनों को बच्चों अगर मैं सीरीज़ में सॉल्व करूँ तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को R प्राइम बोल देता हूँ। तो सीरीज़ में कैसे निकालेंगे, सिंपल ऐड करेंगे, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 ओम। अब ये वाला 3 ओम इस 3 ओम के साथ किस में सॉल्व होगा, पैरेलल में सॉल्व होगा। तो R इक्विवेलेंट अगर निकालनी हो पैरेलल में तो कैसे निकालेंगे, ये भी 3 ओम का रजिस्टर, इसको इसके साथ पैरेलल में सॉल्व करना है। तो दो रजिस्टर्स को अगर पैरेलल में सॉल्व करना हो तो उसका शॉर्टकट क्या था, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे दोनों का सम। याद है ना, वैसे तो 1/R1 1/R2 से करते हैं ना, अगर 2 हो तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ऊपर प्रोडक्ट दोनों का, लेकिन इन दोनों की रेजिस्टेंस सेम आ गई, ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 / 6, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 ओम बन जाएगा। तो R इक्विवेलेंट इस केस में जो बनेगी वो 3/2 ओम की इक्वल होगी। ये बात क्लियर हो चुकी है आपको। इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करवाता हूँ तो ये पॉइंट आपको ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन एक चीज़ कंफर्म करें कि आप लोगों ने किसको पैरेलल में रखना है, जिसके क्रॉस आप R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ना वही पैरेलल में आ रहा है। इस बात को आप यूँ समझे ना, सपोज करें वो आपसे कहता है कि R इक्विवेलेंट जो है, सपोज करें इस बात को चेंज करता हूँ ना थोड़ा सा कि आपको कहीं रट्टा ही नहीं लगा लें। सपोज करें आपका क्वेश्चन ये आ जाएगा कि R इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट करें किसके क्रॉस, AB के क्रॉस R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें। तब अगर आप लोगों ने AB के क्रॉस R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करनी है तो जरा देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसकी रेजिस्टेंस 3 ओम थी ना, AB के क्रॉस कैलकुलेट करनी है, इसका पोटेंशियल हम क्या मानेंगे, V, और इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। यानी AB के क्रॉस R इक्विवेलेंट बताएं या 1 ओम के क्रॉस बताएं, बात एक ही है। तब बच्चों अब यहाँ से क्या करोगे, करंट का फ्लो बनाओगे ना। तो यहाँ से सपोज करें करंट आप I लेकर आए, मर्जी आप क्या बोल रहे हैं कि इस तरफ करंट I1 जा रहा है, इस तरफ करंट I2 जा रहा है। तो ये I1 किस में से गुजरेगा, 3 ओम में से। फिर करंट को उधर तो पाथ है को नहीं जाने का, फिर इस तरफ आएगा नहीं करंट, ऐसे ही है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से I1 3 ओम में से भी गुजर है और I1 करंट किस में से, 2 ओम में से भी गुजर है। तो अब इन दोनों में करंट सेम गुजर रहा है, समझ आएगी बात की ना। और जिनमें से करंट क्या गुजर रहा है, सेम गुजर रहा है, वो आपस में किस में होंगे, सीरीज़ में होंगे। और इधर करंट I2 जो आ रहा है वो सिर्फ इसमें से गुजर रहा है। तो इसका मतलब है कि अब ये किस में सॉल्व होगा, पैरेलल में सॉल्व होगा। तो अगर आपसे R इक्विवेलेंट इन दो टर्मिनल के क्रॉस पूछता है तो आप करंट का फ्लो देखो ना। तो आप लोगों ने याद नहीं करना, आप लोगों ने करंट का फ्लो बस बनाना है। जिनमें करंट सेम गुजरेगा वो किस में होंगे, सीरीज़ में। तो इस सर्किट की अगर मैं R इक्विवेलेंट बनाऊं तो R प्राइम कितनी बनेगी, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 ओम। अब ये वाला 5 ओम इस 1 ओम के साथ किस में सॉल्व होगा, पैरेलल में सॉल्व होगा। तो अब इसकी R इक्विवेलेंट क्या बनेगी, वही पुराना मेथड, ऊपर प्रोडक्ट
और नीचे आप लोगों ने सम लिखना है, तो आर इक्विवेलेंट बन जाएगी 5/6 ओम। तो थोड़ा सा आपको आइडिया हुआ है ना कि आप वैसे डिसाइड नहीं कर सकेंगे, आप किसका फ़्लो बनाएं, करंट का फ़्लो बनाएं, वहाँ से आप खुद जज हो जाएगा कि कौन से सीरीज़ में आ रहे हैं और कौन से पैरेलल में आ रहे हैं। दोबारा इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं आपको। सपोज कर लेते हैं कि ये वाला रजिस्टर जो है ये भी अगेन 1, सबको 1 ओम का लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो बेसिक कंसेप्ट ही समझना है ना। और क्या मैंने आपको रूल एक ही याद करवाया है कि ए का पोटेंशियल आप V माइंड में रखेंगे, बी का पोटेंशियल 0, और यहाँ से आप करंट का फ़्लो बनाओगे। आई करंट जा रहा है, सपोज कर लेते हैं इस तरफ करंट I2 चला गया और इस तरफ करंट I1 जा रहा है। अब अगर इस तरफ करंट I1 जा रहा है तो इसमें भी I1 गुजरा, इसमें भी करंट कितना गुजरा I1, और इसमें भी करंट कितना गुजरा I1 ही गुजरा, और यहाँ पर आकर दोनों I2 और इधर से I1 कंबाइन होकर दोबारा इस तरफ करंट कितना आ जाएगा, I आ जाएगा। तो अब देखिए किस किस में से करंट सेम गुजरा है। इन तीनों रजिस्टर में से करंट क्या गुजरा है, सेम। और मैंने बताया था जिनमें करंट सेम गुजरता है वो आपस में सीरीज़ में होंगे। इन तीनों में करंट सेम है तो ये तीनों आपस में किस में है, सीरीज़ में है। लेकिन ये वाला जो है इसमें करंट डिफरेंट है ना, क्योंकि यहाँ से करंट डिवाइड हुआ था। तो जो उनका आंसर आएगा वो इस रजिस्टर के अक्रॉस किस में सॉल्व होगा, पैरेलल में सॉल्व होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऊपर वाले जो तीनों हैं उनको बच्चों अगर सीरीज़ में सॉल्व करते हैं तो उनकी आर प्राइम चले कह लें, यानी उनकी इक्विवेलेंट कितनी बनेगी, 1 + 1 + 1, तो कितने ओम बनी, 3 ओम बनेगी। और इस 1 ओम के साथ उसने किस में सॉल्व होना है, पैरेलल में सॉल्व होना है। तो जब आप उस सर्किट की आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितने ओम है, ये 1 ओम है। 1 ओम के साथ किसने पैरेलल में सॉल्व होना है, उनके रिजल्टेंट ने 3 ओम ने। तो अब इसके ऊपर पैरेलल वाला रूल अप्लाई करो ना, वही बात, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे बच्चों सम, तो कितना बन जाएगा, 3/4 ओम के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो चुका होगा आपको ये वाली रूल। अच्छा अब बच्चों आप लोगों ने काम ये करना है कि इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। ये ए को हम किस पे रखेंगे, V पे, बी को हम किस पे रखेंगे, 0 वोल्ट पे, और किसका फ़्लो बनाएंगे, करंट का फ़्लो। रजिस्टर की रेजिस्टेंस आप कोई माइंड में रख लें। सपोज करें मैं सबकी रेजिस्टेंस 1 ओम इमेजिन कर लेता हूँ कि इन सबकी रेजिस्टेंस 1 ओम है। यहाँ से अगर हम बच्चों करंट का फ़्लो बनाएंगे, I करंट आ रहा है, तो यहाँ करंट कितनी हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, 3 ब्रांच में डिवाइड होगा ना। सपोज करते हैं इस तरफ करंट I1 गया, इस तरफ करंट I2, इस तरफ करंट I3। जब करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है इसका मतलब है कितनी पैरेलल में ब्रांचेज हैं, 3 पैरेलल में ब्रांचेज होंगी। अब देखिए इसमें से I1 करंट गुजर है, ये करंट सेम आ रहा है, तो इसमें से भी करंट कितना गुजरेगा, वही करंट आ रहा है, पाथ और तो है ही कोई नहीं करंट के जाने का। तो ये दोनों आपस में किस में सॉल्व होंगे, फिर सीरीज़ में, क्योंकि इन दोनों में करंट सेम गुजरा है। सिर्फ I3 आ रहा है, तो जो I3 ऊपर से नीचे आ रहा है इसमें से भी कितना गुजरेगा, I3 गुजरेगा। तो ये दोनों आपस में भी किस में सॉल्व होंगे, फिर सीरीज़ में ही सॉल्व होंगे, क्योंकि इन दोनों का आपस में करंट सेम है। I2 तो सिर्फ दरमियान वाले एक ही रजिस्टर में से गुजर रहा है। तो यहाँ कितनी पैरेलल की ब्रांचेज हैं, यहाँ से गिन लें, 1 2 3। तो इस सर्किट की अगर मैं नेक्स्ट शेप बनाऊँगा तो इस सर्किट की बच्चों नेक्स्ट शेप कुछ इस तरह की बनेगी कि आप लोगों ने दोबारा इसकी डायग्राम स्केच कर लेना। इसमें 3 आप पैरेलल में ब्रांच बना दें। देखिए 3 पैरेलल में ब्रांच बन गई। 3 पैरेलल में क्यों बनी, 1 2 3 पार्ट्स में करंट डिवाइड हुआ है। अब पहले आप इस ब्रांच को सॉल्व करो। इस ब्रांच में ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर है, इन दोनों में करंट I1 सेम गुजर रहा है। जिनमें करंट सेम गुजर रहा है वो किस में होंगे, सीरीज़ में होंगे। तो ये 1 + 1 कितने ओम हो जाएगा, 2 ओम, ये सीरीज़ में सॉल्व हुए। ये दरमियान वाली एक ब्रांच भी इसके साथ तो पैरेलल में ही है ना, इधर तो एक ही रजिस्टर लगा है 1 ओम का। अब ये दोनों रजिस्टर भी आपस में किस में है, सीरीज़ में है। तो इनका रिजल्टेंट भी कितना बनेगा, 1 + 1 2 ओम हो गया। और एंड पे आप लोगों ने क्या करना है, अब ये तीनों रजिस्टर किस में सॉल्व होंगे, पैरेलल में सॉल्व होंगे। तो इनकी आर इक्विवेलेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 1/2 + 1 और प्लस क्या हो जाएगा 1/2। एलसीएम बच्चों आप लोगों ने इसका कितना ले लेना है, 2 एलसीएम लेंगे, 2 से कैंसिल हुआ 1 प्लस, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कैंसिल हुआ 1, तो कितना आ जाएगा 2 + 1 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/2। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो कितने ओम बन गया 2 ओम। अब अक्सर बच्चे गलती ही करते हैं कि इसका आंसर 2 ओम लिख देते हैं, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर वो 2 ओम लिख देते हैं, हालांकि 2 ओम तो 1/R ही लिखा हुआ है ना। तो पैरेलल सर्किट में आप लोगों ने ये पॉइंट लाजमी नोट कर लें, पैरेलल सर्किट में एंड पे आप लोगों ने रेसिप्रोकल लाजमी लेना होता है, क्योंकि आप लोगों ने आंसर R(E) का बताना होता है, 1/R(E) का आंसर नहीं बताना होता। तो एंड पे आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो अगर ये 1/R(2) की इक्वल आ रहा है
तो 2 का मतलब असल में क्या होगा, 2/1 होगा। इसका एंड पे रेसिप्रोकल लोगे तो किसकी इक्वल हो जाएगा, 1/2 ओम होगा। तो इस सर्किट की जो आर इक्विवेलेंट बनेगी वो 2 ओम नहीं होगी, बल्कि इस सर्किट की जो आर इक्विवेलेंट होगी वो 1/2 ओम की इक्वल होगी। तो इसकी कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सी है, ये 2 ओम बने सीरीज़ में, ये 2 और ये अकेला था 1। इन तीनों का आप लोगों ने किस में सॉल्व किया, पैरेलल में रेसिप्रोकल लिया, 2 एलसीएम आ गया, सबको ऐड किया 4/2, तो कितना आंसर आ गया 2 आंसर नहीं होगा क्योंकि सिर्फ 1/r ही लिखा हुआ है। आप लोगों ने पैरेलल में भी एंड पे क्या बनाना होता है, आर ऑफ ई बनाना होता है। तो लास्ट स्टेप में मस्ट पैरेलल में क्या लेना होता है, रेसिप्रोकल लेना होता है। पहले हम रेसिप्रोकल क्यों नहीं ले रहे थे, जब हम 2 को सॉल्व कर रहे थे उस वक्त हम शॉर्टकट अप्लाई कर रहे थे, ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, तो वो तो डायरेक्ट मेथड था। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हो जाए तो फिर रेसिप्रोकल मेथड जब यूज़ होता है तो लास्ट स्टेप में मस्ट आप लोगों ने रेसिप्रोकल लेना होता है। मैंने कुछ बहुत बेसिक से सर्किट बच्चों डिस्कस किए हैं, इस पर हम एक और वीडियो में बनाऊंगा, उसके अंदर जो थोड़े कम्प्लेक्स सर्किट्स हैं उन पे भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।